साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 16 फरवरी को हमारा MPPSC प्री होने वाला है और अगर हमें MPPSC प्री का एग्ज़ाम निकालना है तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना यानी कि MCQ जो है तो सॉल्व करना अति आवश्यक है। अगर आप MCQ सॉल्व नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके जो है तो प्री के एग्ज़ाम में सफल होने की जो दर है वो 20% जो है तो आपकी कम हो जाती है। यानी कि आपके पूरे तैयारी में 15 से 20% का जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस या MCQs का रहता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है तो एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश के टॉपिक्स हैं उनके हम जो है तो 50 से 100 MCQs लेकर के एक वीडियो में आएंगे और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के MCQ प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हमने एक वीडियो जो है तो बना दिया है किस पर, वनों के MCQ पर, यानी कि मध्य प्रदेश के जो वन हैं उन पर मैंने जो है तो 50 MCQ जो है तो आपको बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो है तो आपकी लिंक है, आप लोग जा करके वहाँ पर देख लीजिए। और हाँ, अगर आप लोग की ये जो PDF है इसका आंसर सहित अगर आप PDF चाहते हैं तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ पर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, टेलीग्राम की आपकी लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको जो है तो इसकी जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा रहे हैं नदियों की, मध्य प्रदेश की नदियों, किसकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम यहाँ पर, मध्य प्रदेश के नदियों की, और जिसमें 100 आपके MCQs हैं। कितने MCQs हैं यहाँ पर इस वीडियो में 100 MCQs हैं किसके, मध्य प्रदेश की नदियों के। और इसके पहले जो है तो मैंने 50 महत्वपूर्ण MCQs जो है तो आपके मध्य प्रदेश के वनों के करवाए हैं। तो दोनों जो है तो आपको दोनों PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों को जो है तो शुरू करते हैं और 1 से लेकर के 100 तक इसके जो है तो आप हम MCQ जो है तो देख लेते हैं। सबसे पहले MCQs की बात करते हैं। किसकी बात करें सबसे पहले MCQ की, तो पहला हमारा MCQ है यहाँ पर, यह ऑब्जेक्टिव है मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। यहाँ पर आपको नहीं पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि MPPSC हर बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछती है। वो क्या करती है, लास्ट में नहीं शब्द का उपयोग करती है। जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो है पढ़ करके जो है तो आंसर गलत कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ताप्ती नदी दी हुई है, आपके विकल्प में नर्मदा नदी है, C ऑप्शन है आपका माही, D ऑप्शन है आपका काली सिंध। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ताप्ती नदी आपके जो है तो बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है, नर्मदा आपके अमरकंटक से निकलती है, माही जो है तो आपके धार से निकलती है। और ये सभी नदियाँ जो है तो एक साइड यानी कि पश्चिम की साइड प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती, तो यहाँ पर जो है तो आपका काली सिंध ऐसी नदी है। कौन सी नदी है, काली सिंध यहाँ पर आपकी ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। कौन सी नदी, काली सिंध आपकी ऐसी नदी है, कौन सी, काली सिंध यहाँ पर आपकी ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा काली सिंध। इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, केन नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस पर्वत से होता है। क्या, केन नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस पर्वत से होता है। तो केन नदी का उद्गम यहाँ पर आपके जो है तो कैमूर श्रेणी से होता है या कैमूर पर्वत से होता है, क्योंकि आपकी जो केन नदी है वो आपके कहाँ से प्रवाहित होती है, कटनी से प्रवाहित होती है। और कटनी में जो है तो आपका सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आपका विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आपका जो है तो कैमूर पर्वत पड़ता है। और कैमूर में ही जो है तो कटनी जिले से आपकी केन नदी प्रवाहित होती है ना। तो इस तरीके से जो है तो केन नदी का उद्गम आपके कैमूर पर्वत से माना जाएगा, है ना। इस तरीके के प्रश्न आपके MPPSC के एग्जाम में भी आते हैं। अगर आप PYQs देखेंगे तो वो कई बार पर्वतों के आधार पर नदियों को पूछते हैं कि कौन से पर्वत से निकलती है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र की बात करें तो वो है आपका यहाँ पर महानदी अपवाह तंत्र। क्योंकि जब से आपका मध्य प्रदेश के जो है तो मध्य प्रदेश के से छत्तीसगढ़ जो है तो आपका जब से अलग हुआ, क्या, छत्तीसगढ़ जब से आपका अलग हुआ तो महानदी का ज़्यादातर जो है वाह तंत्र छत्तीसगढ़ में चला गया। इसलिए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वाह तंत्र आपका जो है तो महानदी है। कौन सी नदी है, महानदी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद चौथे प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नदियों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। क्या, कौन सा विकल्प असत्य है। पहला विकल्प है आपका नर्मदा नदी देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। दूसरा, चंबल नदी इंदौर के काकरावर्डी पहाड़ी से निकलती है। ये जो है तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि कहाँ से निकलती है चंबल नदी।
उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वहाँ पर रामघाट है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो है चंबल नदी में चित्रा इंडिका प्रजाति का कछुआ पाया जाता है, ये भी सही है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो गलत है। क्या ऑप्शन बी आपका जो है तो असत्य है, क्योंकि चंबल नदी का उद्गम इंदौर के जाना पाव से होता है। कहाँ से होता है? जाना पाव पहाड़ी से जो है तो आपका उद्गम होता है, इसलिए काकरावर्डी से ये गलत है। काकरावर्डी से आपके जो है तो क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? क्षिप्रा नदी का यहाँ पर उद्गम होता है। इसके बाद पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म है आपका नर्मदा नदी राजघाट। क्या है? नर्मदा नदी राजघाट। दूसरा युग्म है आपका ताप्ती नदी राजघाट। तीसरा युग्म है आपका बेतवा नदी कंचन घाट। चौथा युग्म है आपका नर्मदा नदी सेठानी घाट, है ना। अब देखिए नीचे क्या देखना है हमें, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्या हमें पता करना है? कौन सा युग्म जो है तो यहाँ पर सही सुमेलित है, हमें ये बात पता करनी है यहाँ पर। तो इसमें से देखिए आपका नर्मदा नदी वाला जो भाग था वो राजघाट से है, बिल्कुल सत्य है। ताप्ती भी राजघाट, ताप्ती नदी पर बुरहानपुर में राजघाट है ना। इसके बाद बेतवा नदी पर कंचन घाट है होशंगाबाद में। नर्मदा नदी पर सेठानी घाट है आपका जो है तो होशंगाबाद में, है ना। तो इस तरीके से सभी जो है तो सेम टू सेम माने कि मिल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि नर्मदा नदी के किनारे राजघाट है, ताप्ती नदी के किनारे आपका राजघाट है, बेतवा के किनारे कंचन घाट है, नर्मदा के किनारे सेठानी घाट है। सभी राइट हैं, उपरोक्त सभी क्या है? सुमेलित हैं। इसके बाद छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न है, वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। क्या? वह नदी बताइए जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन ए है जामनी, ऑप्शन बी है आपका चंबल, और ऑप्शन सी है आपका बेतवा, ऑप्शन डी है आपका विंध्य। ठीक, तो अगर हम बात करें सबसे पहले चंबल की, तो चंबल नदी आपकी जो है ऑप्शन ए की बात करें, सॉरी ऑप्शन सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑप्शन ए की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? ऑप्शन ए की बात करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए में हमारा जामनी नदी है, और जामनी नदी जो है तो कहाँ से प्रवाहित होती है? आपके सागर से निकलती है। चंबल की बात करें तो इंदौर से प्रवाहित होती है, और जो है तो राजस्थान के पास से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश में जो है तो ये किससे मिल जाती है? आपके इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। यानी कि ये क्या करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनाती। और उसके बाद अगले उसकी आप विकल्प की बात करें, बेतवा नदी, बेतवा नदी जो है तो आपके रायसेन के कुम्हरा गांव से निकलती है, और ये उत्तर प्रदेश में क्या करती है? सीधा जाकर के यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी जो है तो आपका क्या है? सिंध नदी यहाँ पर विदिशा से निकलती है। सिंध नदी जो है तो विदिशा से नहीं बल्कि सीहोर के आष्टा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिंध नदी आपकी सीहोर के आष्टा से, और ये है जो तो उत्तर प्रदेश में ये भी जाती है। तो यहाँ पर हम सभी के बारे में देख लिए, कोई नदी ऐसी नहीं दिख रही है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हो। तीन नदियों में चौथी जो हमारी पहली जो नदी है हमारी जामनी, यही एक नदी है जो कि सागर से निकल करके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो ऑप्शन ए आपका जो है तो सही होगा, बाकी चंबल बेतवा सिंध जो है यहाँ पर आपके गलत हैं। ऑप्शन ए जामनी आपका सही है। इसके बाद हम प्रश्न सातवें की बात करें। सातवें प्रश्न की, ब्यामा किसकी सहायक नदी है। क्या प्रश्न है आपका? ब्यामा किसकी सहायक नदी है? ब्यामा किसकी सहायक नदी है? सातवें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा केन। केन की सहायक नदी कौन सी है? ब्यामा आपकी केन की सहायक नदी है ना। इसके बाद आठवें प्रश्न की बात करें। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सोन नदी क्या है? 780 किलोमीटर। ताप्ती नदी 730 किलोमीटर। बेतवा नदी 590 किलोमीटर। माही 583 किलोमीटर। तो यहाँ पर सोन 780 है, ये भी सही है। ताप्ती 730 है, ये गलत है। ताप्ती कितनी है? 728 किलोमीटर। कितनी है? 728 किलोमीटर है। इस तरीके से जो है तो आपका ऑप्शन बी वाला जो है तो राइट नहीं। कौन सा सही नहीं है? सही युग्म सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी आपका ताप्ती। इसके बाद नौवें की बात करें। नौवां प्रश्न है, किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? क्या किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? बांदापुर में मिलती है, बांदा में मिलती है उत्तर प्रदेश के, या दानापुर में मिलती है, या हमीरपुर में, या फिर इटावा में, है ना। तो किस स्थान पर बेतवा नदी आपकी मिलती है? तो बेतवा नदी आपके हमीरपुर में जो है तो किससे मिलती है? चंबल से मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में। ठीक, इसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? क्या है प्रश्न हमारा? चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? चर्मावती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। इसके चर्मावती भी इसको कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं, नित्यवाहिनी भी कहते हैं। तो इसके सभी आंसर जो है तो सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सही माना जाएगा, क्योंकि सभी इसके विकल्प जो है तो यानी कि चर्मावती, कामधेनु, नित्यवाहिनी सभी इसके नाम हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा।
इसके बाद 11वें प्रश्न की बात करें। 11वां प्रश्न है, नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि यह एक दरारी घाटी से होकर के गुजरती है, यह पश्चिम की ओर बहती है, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, यह सर्वाधिक सहायक नदी है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, जल निकासी पैटर्न के बारे में बात हो रही है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ये जल निकासी पैटर्न से संबंधित है, लेकिन ये अलग जल निकासी पैटर्न को नहीं दर्शाता। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इससे भी जल निकासी पैटर्न से कोई महत्व नहीं है इसका। डी ऑप्शन, सर्वाधिक बड़ी, सबसे ज़्यादा इसकी सहायक नदी है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, यह नदी या यह एक दरारी घाटी से होकर बहती है, यानी कि किससे, जो आपका क्या होता है, दरारी घाटी यानी कि रिफ्ट वैली जो होती है आपकी, वहाँ से जो है तो प्रवाहित होती है। यानी कि ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो है तो घाटियों का निर्माण करते हुए नर्मदा आपकी प्रवाहित होती है, इसलिए एक अलग जल पैटर्न निकासी को दर्शाती है। इसके बाद 12वें प्रश्न की बात करें, अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण कौन सी नदी है? क्या सबसे पहले हम लोग बात करें कि अरीय अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, तो मान लीजिए ये कहीं कोई ऊंचाई पर पर्वत है या पठार है, वहां से जो है तो नदियां निकल करके एक जगह से निकल करके अलग अलग क्षेत्रों में जब जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं अरीय अपवाह प्रतिरूप। तो यहाँ पर नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी जो है तो अमरकंटक से निकलती हैं, है ना, फिर ये अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर नर्मदा, सोन, जोहिला, ये तीनों जो है तो क्या है, अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी। यानी कि नर्मदा, सोन, जोहिला तीनों अरीय अपवाह प्रतिरूप को जो है तो दर्शाती हैं। साथियों, यहाँ पर जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ, इस प्रश्न का ये मतलब नहीं है कि आप चेक करना है कि आपसे बनता है कि नहीं, बल्कि हमारा ये मतलब है कि क्या ये प्रश्न जो है तो एमपीपीएससी के जो फॉर्मेट है उसको मैच करता है कि नहीं। और दूसरा जो हमारा उद्देश्य है ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देना है, डाटा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट देने हैं, जिससे क्या हो कि आपका पेपर जो है तो आपके पेपर में इस तरह के प्रश्न जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस से आ सकें, है ना। तो 12वें प्रश्न की बात की। इसके बाद 13वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप को दर्शाती है? किसको? अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप को दर्शाती है। 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न का अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप की बात करें तो बेतवा नदी जो है आपकी क्या करती है, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप को दर्शाती है ना। इसके बाद क्या, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप को बेतवा दर्शाती है। आइए हम लोग अब 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, ताप्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल नदियां हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या किया दिया है, तवा दिया है, वारना दिया है, मान दिया है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तवा की, तो तवा नदी जो है तो आपकी किसकी सहायक नदी है, ये आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। वारना भी क्या है, उसी की सहायक नदी है। और यहाँ पर इसके साथ अगर हम बात करें मान की, तो मान नदी जो है आपके ताप्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मान नदी। क्या, मान नदी जो है तो ताप्ती नदी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल होती है। उपरोक्त तो सभी मत लगा दीजिएगा। इसके बाद 15वें प्रश्न की बात करें। 15वां प्रश्न है, नर्मदा नदी के किनारे राजावरस के कंकाल अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नर्मदा नदी के किनारे वर्ष 1982 से 84 के बीच, 1982 से 84 के बीच में जो है तो यहाँ पर राजावरस एक उसकी राजावरस करके एक छिपकली होता था बहुत विशाल, उसके जो है तो कंकाल अवशेषों की खोज की गई थी 1982 और 84 में। इसकी खोज नर्मदा घाटी क्षेत्र गुजरात में, गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में जो है तो की गई थी, और इसकी खोज किया था सुरेश श्रीवास्तव ने। किसने किया था? सुरेश श्रीवास्तव ने। तो 15वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बी। 16वें प्रश्न की बात करें। 16वां प्रश्न है, नर्मदा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी? क्या बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तवा, जामनेर, तेंदोनी, वारना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेंदोनी। तेंदोनी जो है तो नर्मदा के बाएं तट से मिलने वाली जो है तो आपकी नदी है। कहाँ से? बाएं तट से मिलने वाली नदी है। 17वें प्रश्न की बात करें। 17वां प्रश्न है, ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? क्या ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17वें प्रश्न का ए ऑप्शन, इंदिरा सागर परियोजना के 40 मील अनुप्रवाह में। कहाँ अनुप्रवाह में है? ना तो धारा प्रतिकूल में है, ना तो अनुप्रवाह परियोजना 80 किलोमीटर है, और ना तो 80 किलोमीटर धारा प्रतिकूल में है, बल्कि क्या है, ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पर 40 मील अनुप्रवाह में स्थित है। ठीक, किलोमीटर और मील का ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद 18वें प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किस नदी पर चचाई जलप्रपात है? क्या चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? चचाई जलप्रपात किस नदी पर जो है तो आपका स्थित है? महान नदी, बीहड़ नदी, बिछिया नदी, सेलर नदी। तो चचाई जलप्रपात आपके वर्तमान में मऊगंज में है। कहाँ पर है? मऊगंज में है, और ये जो है तो आपका सेलर नदी पर स्थित है। इसके बाद 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी टोंस की सहायक नदी नहीं है? बीहड़, बेलन, महान और रिहंद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका, ऑप्शन डी है आपका रिहंद, ये सही नहीं है।
कौन सा? ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, क्योंकि रिहंद जो है तो आपकी सोन की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है, और इस पर गोविंद वल्लभ पंत परियोजना जो है तो संचालित की जा रही है। बाकी यहाँ पर आपका बीहड़, बेलन और महान तीन की तीनों नदियां टोंस नदी की सहायक नदी हैं। टोंस नदी आपकी सतना के जुलेरी गांव से जो है तो निकलती है। इसके बाद 20वें प्रश्न की बात करें, गिरना एवं बोरी किसकी सहायक नदी है? क्या ऑप्शन? प्रश्न नंबर 20, गिरना एवं बोरी किसकी सहायक नदी है? प्रश्न 20 की बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा डी, ताप्ती। किसकी? ताप्ती की जो है तो गिरना एवं बोरी सहायक नदियां किसकी हैं? ताप्ती की हैं। इसके बाद 21वें प्रश्न की बात करें, 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? टोंस, यहाँ पर एक तरफ क्या लिखा है, देखिए एक तरफ नदी लिखी है, एक तरफ उसका उद्गम जिला लिखा है, यानी किस जिले से उद्गमित होती है, और हमें क्या पता करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जैसे टोंस अभी मैंने बताया सतना के जुलेरी गांव से निकलती है, केन जैसे मैंने बताया केन कटनी से निकलती है, काली सिंध जो है तो कहाँ से निकलती है? काली सिंध आपके जो है तो कहाँ से निकलती है यहाँ पर? तो काली सिंध आपका विदिशा, काली सिंध जो है तो आपका कहाँ से निकलती है? काली सिंध आपके सीहोर से जो है तो नहीं निकलती, ये जो है तो काली सिंध आपके काली सिंध जो है तो आपका निकलती है ये काली सिंध राय से, एक मिनट, काली सिंध आपकी जो है तो कहाँ से निकलती है? काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, देवास से। कहाँ से निकलती है ये? देवास के बागली से निकलती है। कहाँ से? देवास के बागली से जो है तो आपकी ये नदी निकलती है ना। तो काली सिंध कहाँ से निकलती है? देवास के बागली से, जबकि सिंध नदी जो है तो विदिशा से ही निकलती है। तो इस तरीके से जो है तो हमारा यहाँ पर कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपका यहाँ पर काली सिंध वाला जो विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। कौन सा? काली सिंध वाला जो विकल्प है आपका सुमेलित नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की कौन सी, क्या मध्य प्रदेश की जो है तो कौन सी नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है? किसके? गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जहां तक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देख लेते हैं, क्या ऑप्शन डी है? सिंध। सिंध नदी जो कि विदिशा से निकलती है, ये आपका जो है तो अशोकनगर एवं गुना की जो है तो सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है उत्तर की ओर, है ना, फिर ये उत्तर प्रदेश चली जाती है। तो काली सिंध नदी आपके अशोक और गुना की सीमा बनाती है। 23वें प्रश्न की बात करें, सीता रेवा किस नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या किस नदी की, सॉरी, किस नदी की सहायक नदी नहीं है? ध्यान देना, क्या नहीं है? वैनगंगा, वर्धा, नर्मदा, ताप्ती सहायक नदी, सॉरी यहां पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं गलत। आइए अब हम लोग 23वें प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न है हमारा, सीता रेवा किस नदी की सहायक नदी है? क्या सीता रेवा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या इसका आंसर हो जाएगा 23वें प्रश्न का सी ऑप्शन, नर्मदा नदी। नर्मदा की सहायक नदी है आपकी सीता रेवा नदी। का सीता रेवा नदी आपकी नर्मदा की सहायक नदी है, और ये जो है तो छिंदवाड़ा जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आपके छिंदवाड़ा जिले से जो है तो निकलती है, और ये जो है तो आपके नरसिंहपुर में, क्या नरसिंहपुर में जो है तो आपके किससे मिल जाती है? नर्मदा नदी से मिल जाती है। इसके बाद 24वें प्रश्न की बात करें। 24वां प्रश्न है, प्राणहिता संगम का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है? क्या प्राणहिता संगम का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है? तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर वर्धा और बेनगंगा। ये दोनों नदियां आपस में मध्य महाराष्ट्र में मिलती हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में मिलती हैं, और जो है तो ये आपस में प्राणहिता संगम का निर्माण करती हैं। 25वें प्रश्न की बात करें। 25वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन सी हैं? क्या मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखिए, नर्मदा, सोन, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, सिंधु, सोन और कश्यप। तो यहाँ पर नर्मदा और सोन जो है आपका सही आंसर होगा। यही मैकाल श्रेणी के अंतर्गत जो है तो नदियां उद्गमित होती हैं। क्या यही एक मिनट 25वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 25वें प्रश्न का होगा यहाँ पर नर्मदा और सोन। सही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? नर्मदा एवं सोन नदी जो है तो निकलती है ना। आइए हम लोग 26वें प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी पर स्थित संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका अनूपपुर, ऑप्शन बी है आपका मंडला, ऑप्शन सी है जबलपुर एवं ऑप्शन डी है खंडवा। तो अगर हम 26वें प्रश्न के आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर मंडला। मंडला में जो है तो आपका संग्राम घाट स्थित है। कहाँ पर है? मंडला में संग्राम घाट जो है तो आपका स्थित है। संग्राम शाह एक गोंड राजा थे, है ना, उनके नाम पर जो है तो ये मंडला में संग्राम घाट बनाया गया है नर्मदा नदी पर। इसके बाद 27वें प्रश्न की बात करें। 27वां प्रश्न है हमारा, केन बेतवा लिंक परियोजना की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? किस वर्ष में रखी गई इसकी नींव?
तो 2005 में इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005 में केन बेतवा लिंक परियोजना की नींव रखी गई थी। इसके बाद 28वें प्रश्न की बात करें। 28वें प्रश्न में एक तरफ नदी दी गई है आपकी, एक तरफ बांध, इन दोनों को क्या है युग्मों पर विचार करना है ना, कि क्या इसमें जो है तो आपके कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो जैसे सीप नदी की बात करें, सीप पर कौन कौन सा, सीप पर बांध है यहाँ पर बंजारा, आसन नदी पर आपका पगारा बांध है, मोवर नदी पर आपका पहसारी बांध है, और चौपन नदी पर जो है तो आपका गोपी कृष्णा बांध है। तो यहाँ पर आप इसके ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है ना। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। तो अगर हम युग्म की बात करें तो जैसे सीप नदी पर बंजारा बांध है, ये भी आपका सुमेलित है। इसके बाद आसन नदी पर पगारा बांध है, ये भी आपका सुमेलित है। मोवर नदी पर पहसारी बांध है, ये भी सुमेलित है। चौपन नदी पर गोपी कृष्ण बांध है, ये भी सुमेलित है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी युग्म जो है तो यहाँ पर सुमेलित हैं। तो 28वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 29वें प्रश्न की बात करें, 29वां प्रश्न है भारत का सबसे अधिक जल भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है। गोविंद सागर बांध, बाण सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इंदिरा सागर बांध है ना। कौन सा बांध है? इंदिरा सागर बांध जो है तो सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता वाला बांध है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सरदार सरोवर है, जबकि सरदार सरोवर जो है तो अब मध्य प्रदेश में है ही नहीं। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका गुजरात में है। हाँ, नर्मदा नदी पर अगर बात करें सबसे बड़े बांध की तो वो सरदार सरोवर, लेकिन जल भंडारण की दृष्टि से बात करें तो वो क्या है आपका? इंदिरा सागर बांध है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बाद 30वें प्रश्न की बात करें, उस बांध का नाम बताइए जो कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है, या पानी को नियंत्रित करने के लिए किस बांध का जो है तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, या कौन सा बांध यहाँ पर बनाया गया था। तो आपका जो है तो 30वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भदभदा बांध। कौन सा? भदभदा बांध जो है तो इसका आंसर हो जाएगा बी भदभदा बांध। इसकी बात करें भदभदा बांध की, तो इसका निर्माण 1965 में किया गया था। कब किया गया था? 1965 में इसका निर्माण किया गया था। ये बड़े तालाब के जो है तो पास में स्थित है। इसके बाद 31वें प्रश्न की बात करें, 31वां प्रश्न है हमारा, रनेह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कौन सा? रनेह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, केन नदी है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केन नदी पर जो है तो आपका रनेह जलप्रपात स्थित है। इसके बाद 32वें प्रश्न की बात करें, 32वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक तरफ आपकी नदी दी गई है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, और हमें बताना है कि कौन सा जो है तो नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है तो प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन जो है तो आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि नदी जो है तो जो यहाँ पर ऑप्शन में आपका राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है उसमें प्रवाहित नहीं होती। तो जैसे हम ऑप्शन ए की बात करें, चरण गंगा नदी, और उसके सामने जो है तो आपके राष्ट्रीय उद्यान का नाम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। तो यहाँ पर इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर मनिहार नदी, वहाँ उसके सामने जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देनवा नदी है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद जोवट नदी के सामने जो है तो आपका डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें यह बताना है आपको कि किस नदी और जो है तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का जो है तो विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी, देनवा नदी। देनवा नदी जो है तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नहीं होती है। क्या देनवा नदी जो है आपकी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि देनवा नदी आपकी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसमें जो है तो केन नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है ना। इसके बाद 33 यानी 33वें प्रश्न की बात करें, कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कौन सा जलधारा प्रपात? यहाँ पर कपिल धारा जलप्रपात जो है तो किस जिले में स्थित है। तो 33 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनूपपुर। अनूपपुर में यह जो है तो आपका कपिल धारा जलप्रपात स्थित है। जितने भी धारा वाले जलप्रपात हैं नर्मदा नदी पर, ज़्यादातर जो है सहस्त्र धारा को छोड़ करके जो तो ज़्यादातर जो है तो आपके अनूपपुर में ही स्थित है। इसके बाद 34वें प्रश्न की बात करें, 34वां प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत परियोजना किस नदी पर संचालित है या किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बेलन, धसान, रिहंद, महान। तो यहाँ पर रिहंद जो नदी है आपकी, इस पर आपका गोविंद वल्लभ पंत परियोजना संचालित है, और रिहंद नदी आपकी सोन की जो है तो सहायक नदी है, और ये बांध जो है तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, या यह परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका 34वें प्रश्न का आंसर सी होगा, ऑप्शन सी, रिहंद नदी। इसके बाद 35वें प्रश्न की बात करें, 35वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है। राजीव सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, या अवंतीबाई परियोजना।
तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है यहाँ पर गांधी सागर परियोजना। कौन सी? गांधी सागर परियोजना। यह 1954 में जो है तो चंबल नदी पर इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1954 में इसका निर्माण किया गया था और इसका निर्माण कार्य 1960 में पूरा हुआ, यानी कि विद्युत उत्पादन इसने जो है तो 1960 में प्रारंभ किया। और यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में परियोजना जो है तो आपकी स्थित है। इसके बाद 36वें प्रश्न की बात करें। 36वां प्रश्न है हमारा, चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत पहला बांध कौन सा बनाया गया था? 36वें प्रश्न का क्या है यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? तो 36वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी सागर बांध ही पहला बांध भी है और पहली जल विद्युत परियोजना भी है ना। तो पहली जल विद्युत परियोजना और पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर। तो 36वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गांधी सागर। 37वें प्रश्न की बात करें। 37वां प्रश्न है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपका तवा नदी, कान्हन नदी, वर्धा नदी और वैनगंगा नदी। तो 37वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैनगंगा नदी, है ना। सिवनी जिले में जो है तो आपका संजय सरोवर परियोजना या भीमगढ़ जो है तो बांध यहाँ पर बनाया गया है, किसमें? वैनगंगा नदी पर। वह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भी है। तो वैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में आपका यहाँ पर संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध के नाम से उसको जाना जाता है, वो वैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। इसके बाद 38वें प्रश्न की बात करें। 38वां प्रश्न है, अटल सागर बांध परियोजना जिसे मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी जानते हैं, किस नदी पर अवस्थित है? तो 38वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा सिंध। किस नदी पर स्थित है? ये आपका सिंध नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सिंध नदी जो है तो ये शिवपुरी में, ये आपका अटल सागर बांध जो है या मड़ीखेड़ा बांध कहाँ पर स्थित है? सिंध नदी पर शिवपुरी जिले में आपका स्थित है। तो आप जिला भी याद रखेंगे कि किस जिले में पड़ता है। इसके बाद 39वें प्रश्न की बात करें। 39वां प्रश्न है, किस बांध पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रस्तावित है ना। सौर ऊर्जा का जो है तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पर प्रस्तावित है? ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध या थावर बांध। तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि एक साल पहले जो है तो यहाँ पर ओमकारेश्वर बांध पर जो है तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रस्तावित किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा आपका ओमकारेश्वर बांध। कहाँ पर किया गया था? तो ओमकारेश्वर बांध पर जो है तो ये परियोजना प्रस्तावित है। इसके बाद 40वें प्रश्न की बात करें। 40वां प्रश्न है, सम्राट अशोक परियोजना किसकी सहायक नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है आपका केन, टोंस, बेतवा, धसान। तो 40वें प्रश्न का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी की जो है तो सहायक नदी हलाली पर सम्राट अशोक परियोजना जो है यहाँ पर आपकी संचालित है। कौन सी नदी है आपकी? बेतवा की सहायक नदी हलाली पर जो है तो यह परियोजना है और इसे थाल परियोजना के नाम से भी जानते हैं। सम्राट अशोक परियोजना किस नाम से जानते हैं? थाल परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? आपकी विदिशा में स्थित है, हलाली नदी पर। तो इसका 40वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। इसके बाद 41वें प्रश्न की बात करें। 41वां प्रश्न है हमारा, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना या राजीव सागर परियोजना। तो यहाँ पर 41वें प्रश्न का आपका आंसर है। 41वें प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, सरदार सरोवर परियोजना। क्या होगा इसका आंसर आपका? सरदार सरोवर परियोजना। यह आपका मध्य प्रदेश में और आपकी गुजरात की, महाराष्ट्र की और राजस्थान की 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद 42वें प्रश्न की बात करें। 42वां प्रश्न है हमारा, राजीव सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? क्या राजीव सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो 42वें प्रश्न का आपका आंसर है ऑप्शन बी, बालाघाट में जो है तो यह परियोजना आपकी स्थित है। और यह राजीव सागर परियोजना आपकी बावनथड़ी नदी पर स्थित है। किस पे? बावनथड़ी नदी पर जो है तो स्थित है। और जिले की बात करें तो इसका जिला है आपका बालाघाट। बालाघाट में बावनथड़ी नदी पर राजीव सागर परियोजना आपकी स्थित है। इसके बाद 43वें प्रश्न की बात करें, बाघ परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना? बाघ परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाघ नदी, सिंध नदी, हथनी नदी, काली नदी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा काली नदी। काली नदी पर जो है तो आपकी बाघ परियोजना स्थित है। 44वें प्रश्न की बात करें। 44वां प्रश्न है, पेंच परियोजना किस जिले में स्थित है? क्या पेंच परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपका बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। तो 44वें प्रश्न का आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, छिंदवाड़ा जिले में जो है तो पेंच परियोजना स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, पेंच नदी पर। इसके बाद 45वें प्रश्न की बात करें। 45वां प्रश्न है, राणा सागर परियोजना, क्या राणा सागर परियोजना कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है? ऑप्शन यहाँ पर 115 मेगावाट, 172 मेगावाट, 99 मेगावाट या 110 मेगावाट। तो 45वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी,
172 मेगावाट। कितना? 172 मेगावाट जो है तो ये विद्युत का उत्पादन करती है। यानी कि आप अगर राणा सागर परियोजना की बात करें तो जो चंबल नदी पर 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन राणा सागर परियोजना द्वारा किया जाता है। ये आपके राजस्थान में जो है तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चंबल नदी पर। इसके बाद 46वें प्रश्न की बात करें। 46वां प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन सी परियोजना? माता टीला परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपका छतरपुर, अशोकनगर, ललितपुर, झांसी। तो 46वें प्रश्न का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ललितपुर। कहां पर है माता टीला परियोजना? जो है तो बेतवा नदी पर स्थित है आपकी, और ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जो है तो यहां पर स्थित है। कहां पर? ललितपुर में स्थित है। इसके बाद 47वें प्रश्न की बात करें। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना केन नदी पर अवस्थित नहीं है? आपको नहीं पर विशेष ध्यान देना है। एमपीपीएससी आपको हाँ नहीं में कई बार जो है तो उलझा देता है। तो कौन सी परियोजना अवस्थित नहीं है ये हमें ध्यान देना है। तो 47वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है तो ऑप्शन डी, ग्रेटर गंगेय परियोजना। यहाँ पर ऑप्शन की बात करें अगर तो ए ऑप्शन में है सिंहपुर परियोजना, बी ऑप्शन में है रंगवा परियोजना, और सी ऑप्शन में है ग्रेटर गंगेय परियोजना, और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका है मटियारी परियोजना। तो यहाँ पर आपका 47वें प्रश्न का जो है तो आंसर है ऑप्शन डी होगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने सी बोल दिया है ना। इसका आंसर आपका डी होगा। मटियारी परियोजना जो है तो क्या आपकी किस नदी पर स्थित नहीं है? मटियारी परियोजना आपकी केन नदी पर अवस्थित नहीं है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। 48वें प्रश्न की बात करें। बैतूल जिले में आने वाला पारसडोह बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्या 48वें प्रश्न है अब हमारा, बैतूल जिले में आने वाला पारसडोह बांध किस नदी पर अवस्थित है? पूर्णा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, चंदन नदी। तो 48वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ ऑप्शन बी। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर जो है तो आपका पारसडोह बांध या परियोजना जो है तो स्थित है। किस पर? ताप्ती नदी पर। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसके बाद 49वें प्रश्न की बात करें। चंद्रशेखर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? हथनी नदी, मान नदी, बारना नदी या नेबज नदी। तो 49वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हथनी नदी पर जो है तो ये परियोजना स्थित है, और ये परियोजना अलीराजपुर जिले में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? अलीराजपुर जिले में जो है तो ये परियोजना अवस्थित है। इसके बाद 50वें प्रश्न की बात करें। 50वां प्रश्न है, अवंती बाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? किसमें? अवंती बाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपका वैनगंगा, ऑप्शन आपका बी है वर्धा, ऑप्शन सी है तवा, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो 50वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर जो है अवंती बाई परियोजना स्थित है ना। कौन सी परियोजना? अवंती बाई परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। इसे बरगी परियोजना के नाम से भी जो है तो जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आपके यहाँ पे बरगी परियोजना के नाम से भी जानते हैं, और ये परियोजना नर्मदा नदी पर जबलपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 100 MCQs की बात की थी आपको। मध्य प्रदेश की नदियों से 100 MCQ जो है तो यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पे पार्ट 1 में मैंने 50 MCQ जो है तो आपको मध्य प्रदेश की नदियों के सॉल्व करवाए। इसके बाद अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम जो है तो 50 और महत्वपूर्ण MCQ मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित जो है तो सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।